विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में हमने सकल एवं शुद्ध घरेलू एवं राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों एवं साधन कीमतों पर का अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे चलते हैं अगली अवधारणाओं के अंतर्गत, जिसमें हम लेते हैं निजी आय। निजी आय से हमारा अर्थ होता है वह आय जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय के भुगतान, जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि तथा गैर आय भुगतान जैसे सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान को शामिल करते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी सम्मिलित की जाती है। तो निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करने के लिए हमें निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, सरकार के चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल किया जाता है। तो अगर इन सब को हम जोड़ दें तो हमारे पास पीआई या प्राइवेट इनकम या निजी आय हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हमने देखा इसमें निजी आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है। हमने पहले राष्ट्रीय आय देखा था। राष्ट्रीय आय क्या होती है, आप देख चुके हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागतों पर। तो राष्ट्रीय आय और निजी आय जो है, इन दोनों में कुछ चीजों को लेकर के अंतर होता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्षेत्र। क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की आय को सम्मिलित करते हैं, जबकि निजी आय में केवल हम निजी क्षेत्र की आय को ही सम्मिलित करते हैं, इसीलिए इसका नाम निजी आय है। दूसरा फिर अंतर है भुगतान को लेकर के, कि राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल हम नहीं करते हैं, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल किए जाते हैं। और तीसरा है ऋणों को लेकर के। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये पूर्व के जो ब्याज लिए गए थे उनके बदले दिया जाता है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल हम नहीं करते हैं। लेकिन निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से निजी आय की हम गणना कर सकते हैं, और निजी आय और राष्ट्रीय आय में इस प्रकार के अंतर हो सकते हैं। फिर हम आते हैं व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय, जिसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं। व्यक्तिगत आय से अर्थ हमारा उस आय से है जो किसी देश के 1 वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है, यानी वास्तविक रूप से जो उनको मिलती है। इस प्रकार व्यक्ति का आय हमेशा ही राष्ट्रीय आय से कम होगी। जैसे या संक्षेप में हम कहें तो उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है वह समस्त उन्हें उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में करते हो, चाहे सरकारी कारखानों में करते हो, तो जितनी आय वो लोग निर्मित करते हैं या जितना वो उत्पादन करते हैं, वो सारा का सारा उन्हें मजदूरी या वेतन के रूप में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियां काटी जाती है तथा इसके बाद जो शेष राशि बचती है वो व्यक्तिगत आय कहलाती है। तो व्यक्तिगत आय की गणना जो है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एनआई का मतलब है राष्ट्रीय आय, माइनस निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स, माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ, माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान जैसे पेंशन वगैरह, हस्तांतरण भुगतान, इनको हम जोड़ेंगे, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान वर्तमान के लिए दिया जाता है। तो जो मध्य हम घटाएंगे, जैसे निगम कर, तो जो व्यापारिक निगम होते हैं वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा निगम करों के रूप में सरकार को चुकाते हैं। इस प्रकार आय का वह भाग अंशधारियों को, जो निगम के अंशधारी होते हैं, को व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। फिर है अवितरित व्यावसायिक लाभ,
निगम अपनी आय का एक भाग अंशधारियों में न बांटकर इसे पुनः अपने व्यवसाय में विनियोजित करने के लिए अपने पास रख लेता है, तो इसलिए वो भी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अतः व्यक्तिगत आय में निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में से इन अवितरित व्यावसायिक लाभों को भी कम कर दिया जाता है। फिर है सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा अंशदान के लिए जो कटौतियां जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड आदि के रूप में की जाती है, उन्हें भी हम राष्ट्रीय आय में से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि व्यक्तियों की आय इन कटौतियों से कम हो जाती है। जैसे अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी बीमा की राशि कट जाती है या उसका मान लीजिए जीपीएफ या पीएफ का पैसा कट जाता है, तो वो उसे वास्तव में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम राष्ट्रीय आय में से कम कर देते हैं। फिर हम जोड़ रहे हैं हस्तांतरण भुगतान, तो इसको हम राष्ट्रीय आय में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि व्यक्तियों को जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं वो उन्हें वास्तव में प्राप्त हो रहे हैं, जैसे पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है आदि, क्योंकि ये उन्हें प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हम जोड़ देते हैं। फिर हम व्यक्ति आय की जो धारणा है, इसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला तो यह कि यह व्यक्तियों या परिवारों की संभाव्य क्रय शक्ति का हमें ज्ञान करवाती है, तथा दूसरा है कि यह राष्ट्रीय आय का कितना भाग वितरण में उत्पत्ति के साधनों को उनकी सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। तो इस धारणा में केवल एकमात्र दोष यह है कि व्यक्तियों एवं परिवारों को वास्तव में कितनी राशि उपभोग हेतु उपलब्ध होती है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में प्रमुख अंतर क्या है? हमने देखा है कि इसमें से हम घटाते हैं कुछ चीजें राष्ट्रीय आय में से। तो व्यक्तिगत आय की धारणा आय प्राप्ति संबंधी धारणा है, जबकि राष्ट्रीय आय की धारणा आय के सृजन संबंधी धारणा है, यानी उसमें हम आय कैसे सृजन होती है ये पता लगाते हैं, जबकि ये व्यक्तिगत आय में आय कैसे प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, उससे संबंधित धारणा है। राष्ट्रीय आय में अवितरित लाभ तथा निगम कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में अवितरित लाभ तथा निगम कर शामिल नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय शामिल की जाती है, जबकि व्यक्तिगत आय में साधन आय तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों ही शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में इस प्रकार से अंतर हो सकते हैं। फिर एक और प्रश्न आता है, अभी इससे पहले हमने जो किया था निजी आय, है ना, तो निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है? इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि निजी आय में उस सभी उपार्जित आय को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्तियों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है, जबकि व्यक्तिगत आय में उन सभी भुगतानों का समावेश किया जाता है जो व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होते हैं। जैसे अवितरित लाभ और निगम कर को निजी आय में शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत आय में हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो वास्तव में प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, व्यक्तिगत आय इज इक्वल टू निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगमित बचते हैं। फिर आते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तियों तथा परिवारों को जो प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय हमेशा ही व्यय करने योग्य आय के समान नहीं होती है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों और परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर यानी आयकर, संपत्ति कर आदि के रूप में हमें सरकार को चुकाना पड़ता है। तो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों को चुकाने के उपरांत व्यक्तिगत आय का जो भाग हमारे पास बचा रह जाता है उसे हम व्यय योग्य आय कहते हैं, क्योंकि जो हमें टैक्स के रूप में चुकाना है उन्हें हम खर्च नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय व्यक्तिगत आय का वह भाग है जो प्रत्यक्ष कर देने के बाद लोगों के पास शेष रह जाता है। ये देखिए, पीडीआई इज इक्वल टू पीआई पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर।
अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करने पर परिवारों को दंड व जुर्माना भी देना पड़ता है, जैसे पेनल्टी लगाई जाती है, चालान काटे जाते हैं, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार व्यक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को हमें घटा देना होगा। तो उससे भी हमारे पास एक पीडीआई संपूर्ण रूप से आ जाएगी कि पीडीआई इज इक्वल टू पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस सरकार की विभिन्न प्राप्तियां। तो इस आय का या व्यक्तिक प्रयोज्य आय जो है डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें क्या क्या गुण है देखिए। तो इस डिस्पोजेबल इनकम की तुलना व्यक्तिक आय से करके प्रत्यक्ष करों के मुद्रा भार का हमें ज्ञान हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि प्रत्यक्ष करों का मुद्रा भार कितना है। तथा ये जो अवधारणा है ये इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ या विकास के अर्थशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे हम कुल बचत का ज्ञान हो जाता है और बचत ही आगे जाकर के निवेश होती है, जिस पर संपूर्ण विकास का ढांचा आधारित होता है। फिर ये जो धारणा है ये कल्याण के अर्थशास्त्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश का कल्याण उस देश के कुल उपभोग पर निर्भर करता है और हमें इसी से पता चलता है कि वह योग्य आय कितनी है, यानी वो उपभोग योग्य आय उनकी कितनी है। तो इस प्रकार से हमने व्यक्तिक प्रयोज्य आय देखा है। तो अब व्यक्तिक आय और व्यय योग्य आय इन दोनों में क्या अंतर है, अब हम पता कर सकते हैं। व्यय योग्य आय की धारणा व्यक्तिक आय की तुलना में संकीर्ण होती है, क्योंकि व्यय योग्य आय व्यक्तिक आय का एक भाग होती है। व्यक्तिक आय वह आय है जो व्यक्तियों और परिवारों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होती है, जबकि व्यय योग्य आय व्यक्तिगत आय का ही वह अंश है जो सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के पश्चात उपभोक्ताओं के या लोगों के पास में बचता है। ये देखिए, तो पीडीआई इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो बचत होगी वही आगे जाकर के निवेश होगी और उसी पर हमारा आर्थिक कल्याण निर्भर करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसे डीआईबी कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमतों पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ होती है। जैसे हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, एनडीआई इज इक्वल टू एनआई माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। या हमको इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि एनडीआई इज इक्वल टू एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। ये हम एनएफआईए देखिए बार बार आता है, ये हमने पहले बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसका मतलब होता है शुद्ध हमारे जो विदेशी प्राप्तियां हैं उससे संबंधित होता है, प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। तो राष्ट्रीय जो प्रयोज्य आय है वो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में क्या अंतर है कि राष्ट्रीय आय की गणना सदैव हम साधन लागत पर करते हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना हमेशा ही बाजार कीमतों पर ही की जाती है। राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय को शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में साधन आय के साथ साथ शेष विश्व से शुद्ध अंतरण को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा निजी आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रयोज्य आय तथा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय तथा इन अवधारणाओं में आपस में क्या संबंध है, क्या अंतर है और इनका क्या अर्थ है। इसके संबंध में आप लोगों की किसी प्रकार के सजेशन हो, किसी प्रकार का आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से संबंधित हमने कुल 3 व्याख्यान दिए हैं। इन 3 व्याख्यानों में राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं पूरी हो चुकी है। अब इससे संबंधित मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को पीडीएफ के रूप में दूंगा
एक प्रश्न जिसको आप लोगों को हल करना होगा, वो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएगा।